गुड इवनिंग एवरीवन। ये जो जानकारी मेरे द्वारा आपको आज मिलेगी, ये न केवल आपको बल्कि आपके परिवारजनों को और जिनसे भी आप समाज में जुड़े उन सभी को इससे फायदा मिलेगा। तो टॉपिक बहुत दो टॉपिक है जो आपस में जुड़े हैं, लेकिन अलग अलग भी हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन जो हम बेसिकली बोलते हैं कि जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं, जो धमनियां होती हैं, उसमें जब जो इस तरह से ब्लड फ्लो होता है, जब उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके चलते क्या दिक्कतें होती हैं और उसे हम कैसे उससे कैसे मैनेज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के दौर में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेटा का ज्ञान होना जरूरी है कि डेटा क्या बोलता है हाइपरटेंशन के मामले में। तो समय समय पर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस जीबीडी करके सर्वे होता है, जिसमें वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि समय समय पे क्या चीजें हैं जो इंसान को ज्यादा बीमार करती है या उनकी मृत्यु का मुख्य कारण बनती है। तो जो लेटेस्ट जीबीडी डेटा है वो कहता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज ये आज के दौर में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। जब हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बोलते हैं तो उसमें हम तीन चीजों को शामिल करते हैं। एक तो है जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो आपके हार्ट के ब्लॉकेज से रिलेटेड है। दूसरा है स्ट्रोक, जो आपके ब्रेन की वेसल्स में अगर ब्लॉकेज हो जाए या फट जाए उसको। और तीसरा है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, जो हार्ट को छोड़ के और ब्रेन को छोड़ के, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, तो किसी भी सिस्टम में, चाहे वो लोअर लिम्ब हो, चाहे मतलब नीचे पैरों हो, हाथ हो, या कहीं का भी हो, अगर किसी भी जगह पे अगर ब्लड वेसल में अगर क्लॉट है या रप्चर हो गया, तो उसको हम ये इन सभी चीजों, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बेसिकली मींस कार्डियो इज कार्डियक एंड वैस्कुलर इज वेसल्स, सो दिस इज अ डिजीज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नॉट ओनली हार्ट। तो हाइपरटेंशन जो है, अगर कोई ये सोचे कि हाइपरटेंशन मतलब सिर्फ हार्ट से संबंधित है, तो ये सोचना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हाइपरटेंशन शरीर के विभिन्न अंगों पे प्रभाव करता है। तो हर साल ये देखा गया है कि हाइपरटेंशन की वजह से 18 मिलियन मृत्यु होती हैं। WHO का डेटा बोलता है कि ये 18 मिलियन जो है, उसमें से 85% हार्ट की ब्लॉकेज या स्ट्रोक की वजह से होता है। तो इसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो हार्ट की डिजीजेज है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन है। आप समझिए कि 1997 में सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज था, मतलब जो रिस्क फैक्टर्स थे डेथ के, उसमें से 7वें नंबर पे था 1997 में, जो 2002 में जाते जाते तीसरे नंबर पे आ गया। और पिछले लगभग 11 साल से, 2010 के बाद से, हाइपरटेंशन मृत्यु का और बीमारी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अगर भारत में की गई स्टडीज को देखा जाए, क्योंकि डेटा बहुत पहले तक तो बहुत बाहर का ही डेटा चलता था, लेकिन अब काफी रिसर्च आईसीएमआर के थ्रू और अलग अलग बॉडीज के थ्रू इंडिया में भी होने लगा है। तो इंडियन डेटा ये बोलता है कि हाइपरटेंशन जो है वो ऑलमोस्ट 25% अडल्ट लोगों में पाया जाता है भारत में, जिसमें से मेल्स, मर्दों में थोड़ा ज्यादा है 27%, और महिलाओं में अराउंड 25-26% है। और ये तो डायग्नोस्ड है। मैं अभी तो जितना, क्योंकि हमारा भारत मतलब रूरल ज्यादा है और वहां पर उतना लोगों के पास उतनी सुविधाएं नहीं है, या उतने डॉक्टर्स नहीं है वहां पे जो सही तरीके से उस चीज को डायग्नोस कर पाए। तो ये भी नंबर, एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, लेकिन अनुमान है कि 25% जनता अडल्ट तो एटलीस्ट हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। तो ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब हार्ट के, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मेजर अगर हम रिस्क फैक्टर्स देखें तो हाइपरटेंशन, शुगर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, आपके पेट के ऊपर की चर्बी, ठीक है, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन, शराब, अधिक मात्रा में शराब का सेवन, लो फिजिकल एक्टिविटी के, जो हम बोलते हैं कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे हैं, कि अर्बनाइजेशन हो गया है, मशीन्स आ गई हैं हर चीज के लिए। आज आप घर में बैठे बैठे, मैं मुंबई में हूँ, अगर मुझे यहाँ पर कोई चीज चाहिए तो आज ऐसी सुविधाएं हैं कि आपको सिर्फ अपने एप्लीकेशन के थ्रू आप सब्जियां मंगा सकते हैं, घर में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हिलना डुलना कम हो गया है लोगों का थोड़ा, तो वो भी एक कारण है। इसके अलावा पॉल्यूशन और एजुकेशन, अगर एजुकेशन नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, क्राउडेड उसमें रहते हैं लोग,
सफाई का उतना ध्यान नहीं रखते तो उसमें बीमारियां फैल सकती हैं। तो ये तो थे कुछ इसके मुख्य कारण। अब इसके अलावा जो हाइपरटेंशन को हम डायग्नोस कब करते हैं, तो अगर प्रॉब्लम ये है हाइपरटेंशन के साथ कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ना बहुत मतलब 20-25 साल की उम्र से ही शुरू हो सकता है कि ब्लड प्रेशर में मतलब आपकी ब्लड वेसल्स स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वहां पर प्रेशर, ब्लड को किसी एक ट्यूब में फ्लो करने के लिए जो प्रेशर की आवश्यकता है, क्योंकि वो स्टिफ हो गई है, वो डिस्पेंसेबल नहीं है। हमारी जो वेसल्स रहती हैं वो डिस्पेंसेबल रहती हैं, वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब स्टिफ हो जाती हैं उम्र के चलते तो प्रेशर ब्लड को ज्यादा लगता है इससे मूव होने के लिए। तो काफी समय तक, काफी सालों तक हो सकता है कि फिफ्थ सिक्स्थ डेकेड में, सेवेंथ डेकेड में और कभी कभी तो एट्थ डेकेड तक भी ब्लड प्रेशर सालों साल चलता रहता है और लोगों को उसका पता नहीं रहता, क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते बहुत लंबी उम्र तक। थर्ड फोर्थ डेकेड तक तो काफी कॉमन है। लोगों को तब पता चलता है जब उनको कुछ उससे संबंधित, उससे अगर कुछ बीमारी हो जाए, जैसे अगर हार्ट अटैक आ जाए या स्ट्रोक हो जाए, तो तभी लोगों को इसके बारे में पता चल पाता है कि हाँ ये ब्लड प्रेशर था मुझे। तो 1945 तक ब्लड प्रेशर पता था लोगों को, लेकिन इतनी समझ नहीं थी। 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे एक समय के, उनको उनकी मृत्यु हुई थी स्ट्रोक के कारण, और ये डायग्नोस किया गया था कि उनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड था। तब ये जागरूकता ज्यादा फैली कि ब्लड प्रेशर एक बहुत भयानक तरीके से आपको ग्रसित कर सकती है, तो उसके बाद उस पर शोध होना ज्यादा शुरू हो गया। तो कुछ आंकड़े जो मुझे पता नहीं है जरूरी है कि नहीं यहाँ बताना, बट क्योंकि हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कुछ आंकड़ों के बारे में भी कि ब्लड प्रेशर एक्चुअली किस वैल्यू पे हम बोलते हैं। तो अलग अलग बॉडीज है, अमेरिकन बॉडी है, यूरोपियन बॉडीज हैं, जिन्होंने अलग ब्लड प्रेशर के अलग मापदंड बना रखे हैं। हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, अगर वो 140 से ऊपर है, और नीचे का ब्लड प्रेशर, जैसे हम हमारी भाषा में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, अगर वो 90 से ऊपर है, तो यूरोपियन गाइडलाइन, इंडियन गाइडलाइन और इंटरनेशनल हाइपरटेंशन गाइडलाइन ये इसे बोलती है कि ये हाइपरटेंशन के रेंज में आता है। अमेरिकन गाइडलाइन उसको थोड़ा सा नीचे 130/80 मानती है। तो पॉपुलर ट्रेंड ये है कि क्योंकि इंडियंस में रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं, तो हमें भी टारगेट करना चाहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रखने की हम कोशिश करें। बहुत ज्यादा भी नीचे रखना सही नहीं है, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं है और हानि ज्यादा होती है। तो एक रेंज मेंटेन करके चलना है। लेकिन हाँ, अगर आप ये आपको जानना क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको आंकड़ा इसलिए बताया क्योंकि ब्लड प्रेशर नापने के 3 प्रमुख तरीके हैं। एक है जो आप अस्पताल जाते हैं और वहां डॉक्टर आपका या टेक्नीशियन या ट्रेन नर्स या जो ट्रेन पर्सनल रहते हैं वहां पे, वो आपका ब्लड प्रेशर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफिस और क्लिनिक ब्लड प्रेशर। दूसरा तरीका है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। उसमें यह होता है कि हम एक डिवाइस हमारे शरीर में लगाया जाता है 24 घंटे के लिए, और वो 24 घंटे में अलग अलग पूरे दिन और रात अलग अलग समय पर लगातार रीडिंग लेता रहता है, और उसका एक ग्राफ बना के अगले दिन हमें मिलता है कि जिसमें दिन में कितना था, रात में कितना ब्लड प्रेशर था, दिन का एवरेज कितना था। तो वो इस तरह से हमें पूरा एक डेटा मिलता है। और जो तीसरा तरीका है वो है HBPM, होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। आज के दौर में बहुत सारे लोगों के घर में ब्लड प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ऑटोमेटेड रहते हैं, जैसे जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं अभी तक नॉर्मली, वो स्फिग्मोमैनोमीटर्स हैं, वो मर्क्यूरी बेस्ड हैं। और ये जो हैं, जो होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स जो आते हैं, ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड होते हैं। तो फायदा क्या है होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का, और क्यों आंकड़ा या पता होना जरूरी है? फायदा यह है कि अगर देखा गया है, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी को अगर बोलें कि चलो आज अस्पताल जाते हैं और थोड़ा अपना चेकअप करा के आते हैं, तो एक एंग्जाइटी सी डेवलप होती है लोगों में। ऐसे कुछ परसेंट लोगों में ऐसा होता है कि एंग्जाइटी डेवलप होती है, तो जब वो अस्पताल जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर फॉल्सली एलिवेट हो जाता है। और उसको हम हमारी भाषा में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन मतलब ये होता है कि अस्पताल में जब ब्लड प्रेशर कराया तब बढ़ा हुआ आया, और घर में जब ब्लड प्रेशर किया तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल था। तो ये जो डिफरेंस है, तो हम किसको माने? कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ, अगर आप लोगों के घर में है ब्लड प्रेशर मॉनिटर, तो ऐसा हो सकता है हुआ हो किसी के साथ कि डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं बीपी ज्यादा है, घर में जब लेते हैं तब तो नहीं होता है हमारा बीपी ज्यादा। तो इसे हमारी भाषा में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसी तरह इसका एक उल्टा होता है, मास्क्ड हाइपरटेंशन।
उसमें क्या होता है कि जब आप घर पे लेते हैं तो बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप अस्पताल जाते हैं तो बीपी कम है। तो ये दो चीजों, जो ये मास्क्ड और व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है, ऐसी और भी चीजों को लबाइल के कभी कभी होता क्या है कि आप अस्पताल चले गए, आपका बीपी ले लिया गया, लेकिन बीपी आपका नॉर्मल था और आप घर आ गए, अब आपको हेडेक हुआ या कुछ भी हो, और आप हो सकता है उस समय आपका बीपी बढ़ गया। तो इसको हम बोलते हैं लबाइल हाइपरटेंशन के, अलग समय पे अलग ब्लड प्रेशर। तो क्योंकि कभी भी एक ब्लड प्रेशर के, कोई अगर आप बोलें कि पहली बार आप अस्पताल गए और पहली बार आपका किसी ने ब्लड प्रेशर लिया, और अगर उन्होंने बोला कि आपका 160/90 ब्लड प्रेशर है, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर दे, तो ये होना, ये सही नहीं होगा। क्योंकि आपको रिपीटेड रीडिंग लेनी पड़ेगी कि आपकी रिपीटेड रीडिंग से पता चलेगा कि हाँ सही में आपका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड था, कि वो फॉल्सली एलिवेटेड था, कि वो सिर्फ उस समय की रीडिंग है। क्योंकि देखिए होता क्या है कई बार कि इंडिया में नॉर्मली डॉक्टर्स के पास अगर आप जाते हैं तो पेशेंट बहुत सारे रहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है हर डॉक्टर को कि वो खुद बीपी ले। तो ये भी डेटा बोलता है कि कभी कभी जो आपके जो टेक्नीशियंस हैं या स्टाफ है, जब वो बीपी लेते हैं और जब डॉक्टर बीपी लेते हैं, तो उसमें भी अंतर आने की संभावना है। जरूरी नहीं है ये हर बार हो, लेकिन इसकी होने की संभावना जरूर होती है। तो इससे इससे पार पाने के लिए कई बार हम लोग ये 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि इससे हमें काफी अच्छी एवरेज रीडिंग्स मिलती हैं और ये जो डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाता है। बट इसके कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब इंडिकेशंस हैं कि आपको कब कराने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉस्टली है। कॉस्टली मतलब मुंबई में ये करीबन 2,500-3,000 रुपए में होती है ये जांच, और हर किसी को 24 घंटे लगा के रखनी है। फिर आप नहाते समय प्रॉब्लम होगा, ये होगा, तो ये बहुत सारी उसमें भी दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं, बट इट इज अ वेरी गुड मेथड टू अंडरस्टैंड के आपका एक एवरेज ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है। तो आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, वो है होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। बिकॉज आपको पता है कोविड काल चल रहा है, इस समय अस्पताल में जाना डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि नहीं आइए। अब दूसरी बात है कि अगर अस्पताल नहीं जाएंगे, रूटीन में ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएंगे, तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपका ब्लड प्रेशर क्या रहा। ऐसे कई लोग होंगे जो पिछले एक डेढ़ साल में, जब से कोविड चालू हुआ है, अस्पताल नहीं जा पाए हो। जो दवाइयां चल रही हैं वो चल रही हैं, पता नहीं है कि बढ़ा हुआ है कि कम है। तो इससे निजात पाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का उपयोग करें। तो एडवांटेज क्या है कि आप मल्टीपल टाइम रीडिंग ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि सर ये रीडिंग थी, और उसके हिसाब से वो दवाई चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप खुद, आपके हाथ में ये कंट्रोल रहेगा कि आप खुद अपना ब्लड प्रेशर लेंगे, तो कंप्लायंस ज्यादा रहता है। मतलब दवाइयां भी आप टाइम पे खाएंगे और आपको उसका असर भी समझ में आएगा कि हाँ ये उसकी वजह से ये असर हो रहा है, तो ये मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो ये इसके फायदे हैं। अब दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर आपके पास ये मशीन है तो उसे लें कैसे। तो आपको एक्चुअली, मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक घर में आपके होम ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया सिर्फ पॉपुलेशन में चाइना से पीछे है, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज में भी सेम सिचुएशन है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड कैपिटल बनने वाला है इंडिया, इसलिए हार्ट डिजीजेस इंडिया में इतनी ज्यादा होती हैं। इसलिए जरूरी ये है कि आप लोगों के घर में एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जिसके वजह से, जिसके सहारे आप लोग एटलीस्ट अपना ब्लड प्रेशर, जो एक इतना बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में हम आज ये बात कर रहे हैं, एटलीस्ट उस पर आपकी नजर रहे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना जाता है। तो दो दिन में 2 बार, सुबह और शाम, आपको रीडिंग लेनी है। और जब भी रीडिंग लेनी है तो 2 रीडिंग लेनी है, एक रीडिंग नहीं। आइडियली 7 दिन तक बोलते हैं कि ऐसी रीडिंग लेनी चाहिए, लेकिन 4 दिन रीडिंग लेनी है आपको। पहले दिन की रीडिंग निकाल देनी है। जो अगले 3 दिन की रीडिंग है, उसकी डायरी, उसकी जो भी रीडिंग्स थी, वो आपको आपके डॉक्टर को बतानी है। और सेमी ऑटोमेटेड या ऑटोमेटेड मशीन यूज करनी है। ओमरॉन और ऐसी बहुत सारे कंपनीज हैं जो अच्छी बीपी के ऑपरेटर्स बनाते हैं। मेरा बस आपसे ये रहेगा एक सजेशन, अगर आप ऐसी चीज लेने जाते हैं, तो एक बार, पहली बार जब आप लें तो अस्पताल जाके आप उससे बीपी लें, क्योंकि कफ कहाँ लगा है, कैसे लगा है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि उससे भी अंतर आता है। कफ का साइज आपके हाथ के बराबर है कि नहीं, क्योंकि अगर थोड़े से वजन ज्यादा है, अगर ज्यादा जिनका वजन रहता है, उनको वो नॉर्मल कफ उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उससे बीपी की रीडिंग खराब आएगी, मतलब सही नहीं आएगी। तो एक बार जाके अपने डॉक्टर के सामने आप वो बीपी का कफ पहन के दिखाएं उनको, और उनके बीपी एपरेटस से चेक कराएं, क्योंकि बहुत बार प्रॉब्लम ये होती है इसमें कि कैलिब्रेट नहीं हो पाती मशीन, तो जिसकी वजह से फॉल्स रीडिंग आती है। तो ये थी होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की बात। सो बेसिकली जो प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन का, उसका ये है कि अफेक्ट क्या करता है ये। तो
आपको ये समझना है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा रहा काफी समय तक, तो उसकी भी ग्रेडिंग होती है कि 140 से 90 के ऊपर हम स्टेज 1 बोलते हैं, 160 से ऊपर हम स्टेज 2 बोलते हैं, और अगर 180 के ऊपर चला जाता है तो हम उसको स्टेज 3 बोलते हैं। इसमें अगर अलग अलग ऑर्गन को हम देखा जाए, तो अगर हार्ट में क्या इफेक्ट होता है, तो हार्ट में आपको हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और ब्रेन में क्या प्रॉब्लम आता है, और हार्ट का चेंबर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो हमारा पंपिंग चेंबर है हार्ट का, जिसके थ्रू शरीर में हर जगह ब्लड जाता है, क्योंकि उसको फोर्स ज्यादा जनरेट करना है, तो वो चेंबर की चौड़ाई भी मोटी हो जाती है। दूसरी चीज, आपको अगर देखा जाए तो ब्रेन में क्या कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, कि ब्रेन की नस में ब्लॉकेज हो गया, या फिर ब्रेन की नस फट सकती है, या फिर कुछ समय क्षण के लिए ऐसा जिसको हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक बोलते हैं, कि कुछ क्षण के लिए कुछ ऐसा वीकनेस आ सकती है, हाथ पैरों में या आंखों में दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपकी किडनी पे असर करता है। उसके अलावा आपकी दूसरी धमनियों में जो पैरों की ब्लड वेसल्स हैं, या आपके हाथ की ब्लड वेसल्स है, उस पर भी अफेक्ट करता है। और प्रेशर बढ़ने के कारण ब्रेन में आपकी आंखों पे भी असर करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो चीज जरूरी है कि आपको समय समय पे ब्लड प्रेशर रीडिंग लेना तो अनिवार्य है, क्योंकि उसके अलावा आपको सिम्टम नहीं रहेगा और आप सोचते रहेंगे कि मुझे तो ब्लड प्रेशर नहीं है, और एक दिन कभी अल्टीमेटली ऐसा होगा, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा कि सिम्टम हो जाए और आपको अस्पताल जाना पड़े, और उस समय आपका ब्लड प्रेशर 180 190 दिखा रहा हो, और उस समय पता चले कि अरे आपको तो ब्लड प्रेशर था। इसलिए ये ब्लड प्रेशर की समय समय पर मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले एस्पेक्ट पे जाते हैं, वो है मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट में दो चीजें हैं, एक है फार्मेकोलॉजिकल जो दवाइयां होती हैं, दूसरा है नॉन फार्मेकोलॉजिकल जो लाइफस्टाइल मेजर्स होते हैं। अब जहां तक दवाइयों का कहना है, वो तो आपका डॉक्टर मैनेज करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा बताने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीजें आप डॉक्टर पे ही छोड़िए कि वो किस प्रकार से आपकी दवाइयां, हाँ ये जरूर है कि दवाइयां जो आपको बताई गई हैं उसे आपको समय समय पे लेना है, और जिस तरह से जिस समय के लिए बताई गई है उस समय लेना है, और अगर उससे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं आपको, तो आपको आपके डॉक्टर से वो बात साझा करनी है। जो जरूरी विषय है वो ये है कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो फायदा क्या है नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट का? एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ पैसा नहीं लगने वाला उसमें, आपकी खुद की वेलबींग के लिए है। ठीक है, अगर आप उसको करेंगे तो आपका अर्ली जो ब्लड प्रेशर है, जब आपके और बॉडी में डैमेज नहीं हुआ है किसी ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण, तो वो जो अर्ली ब्लड प्रेशर है उसका वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और सबसे जरूरी बात कि ये आपके ब्लड प्रेशर की जो गोलियां चल रही हैं उसका डोज कम कराने में आपको मदद करेंगी। बट यू शुड यूज इट एज एन एडजंक्ट के साथ में दवाइयों के। इसका मतलब ये नहीं है कि दवाइयां छोड़ देते हैं, अब सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं। अगर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जब स्टार्टिंग में कोई ब्लड प्रेशर के साथ आता है जिसका बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर है, तो ट्राई किया जा सकता है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से थोड़ा हम लोग उसको मॉडिफाई करें। बट अल्टीमेटली आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे बहुत सारे चेंबर्स को डैमेज होने की आशंका है। अब जो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उस पर थोड़ा सा टच करते हैं। अगर अगर आपको लगेगा जिस भी समय कि मैं अपनी समय अवधि को अगर क्रॉस कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जस्ट फ्लो में बोलता जा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि जरूरी है बातें बताना। तो सबसे पहली चीज है कि डाइट मॉडिफिकेशन, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन और पोटेशियम इनटेक। ये चीज समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये होती है कि आप खाने में क्या खाते हैं। तो नमक, हमारे देश में हर चीज में नमक अति में यूज होता है, स्वाद अनुसार नहीं यूज होता है, वो अति में यूज होता है। तो नमक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप अपने खाने को देखें, तो अचार, पापड़, जो नमकीन आता है पैक्ड, चिप्स, चटनी, रेडीमेड जो खाना आता है, कैंड फूड आता है, आप बाहर का फ्राइड फूड खाते हैं, हर चीज में नमक है। तो अगर ब्लड प्रेशर किसी को है, या नॉर्मली भी नहीं भी है, तो भी आफ्टर एज ऑफ 40 हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमारा नमक में हमारा थोड़ा नियंत्रण रहे। तो नमक नॉर्मल डेली आप 5 ग्राम से कम ले सकते हैं, जो होती है एक छोटी चम्मच, 1 टीस्पून, उससे कम नमक आपको पूरे दिन में कंज्यूम करना है। दूसरी जरूरी बात यह है कि पोटेशियम इंटेक आपको अच्छा रखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा पोटेशियम ज्यादा लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ये बेसिकली पूरा खेल है सोडियम और पोटेशियम का आपके शरीर के अंदर, अगर मेडिकल टर्म में बात की जाए। तो पोटेशियम किन चीजों में होता है? तो आंवला, चीकू, पीचेस, नारंगी, पपाया, केला, एप्पल, वाटरमेलन। कहने की बात यह है कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं और जितने भी फल हैं, ये सब चीजों में पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है, तो इसका सेवन करना अच्छी बात है।
डाइट में बोला जाता है, जब हम लोग इसको बोलते हैं डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट, DASH, डैश डाइट। तो डैश डाइट या बोलते हैं कि मेडिटेरेनियन डाइट इज द बेस्ट डाइट टू टेक फॉर हाइपरटेंसिव्स। तो बेसिकली आपको फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, फाइबर, लेग्यूम्स, चना, नट्स, और फिश, अगर आप फिश खाते हैं तो फिश, और आपको कोशिश करनी है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ऑयल्स हैं, वो ऑलिव ऑयल ट्राई करें, या मस्टर्ड ऑयल ट्राई करें, या सनफ्लावर ऑयल। ऑलिव ऑयल बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, बट इंडिया में क्योंकि हमारी काफी चीजें डीप फ्राइड रहती है, तो ऑलिव ऑयल उस टेम्परेचर तक जाते जाते डिसैचुरेट हो जाता है। तो ऑलिव ऑयल अगर आप उस टाइप का फूड खाते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे इंडियन फूड के लिए ऑलिव ऑयल उतना, आई डोंट थिंक सो कुकिंग के लिए इतना फीजेबल है। तो सनफ्लावर ऑयल इज गुड, मस्टर्ड ऑयल इज गुड। कॉफी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये सब बोलते हैं कि इनका कुछ ना कुछ मतलब शोध में पाया गया है कि ब्लड प्रेशर पे इनका असर रहता है। तो ये थी डाइट की बात। दूसरा है बॉडी वेट रिडक्शन। तो ये देखा गया है कि अगर वेट रिडक्शन करेंगे आप तो ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहेगा। तो वेट रिडक्शन करने के दो ही तरीके हैं, पहला है अगेन डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज। एक चीज अगर आपको अगर आप इंडियन स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम कंपैरेटिवली टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, हमारा स्टेचर थोड़ा शॉर्ट रहता है, हमें मसल मास कम रहता है, हमें फैट ज्यादा रहता है। तो टिपिकल इंडियन हाथ पैर पतले रहेंगे, पेट के ऊपर ज्यादा चर्बी रहेगी, क्योंकि वो सेंट्रल एडिपोसिटी बोलते हैं, वो बहुत बुरी चीज है, वो इतनी डेंजरस है मेटाबॉलिकली हमारे लिए। इसलिए इंडिया में अगर आप वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे तो लो एंड मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीज आज की डेट में पाई जा रही है, बिकॉज जेनेटिकली हम वैसे बने हुए हैं। वी आर मोर ससेप्टेबल टू ऑल दीज कंडीशंस, जिसमें हार्ट का या ब्रेन का स्ट्रोक और ये सब हो सकता है। तो वेट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बोलते हैं अगर आप 5 किलो वजन कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम होगा, जो आपको एक दवाई दे सकता है। तो आप समझिए, अगर सिर्फ अपना वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो आप एक दवाई का काम कम कर रहे हैं। तो उसका एक आंकड़ा ये है कि हम बहुत आसान तरीका है आपका वेस्ट सरकमफेरेंस, अगर अपने पेट की चौड़ाई नाप लें, मेल्स में 80 सेंटीमीटर, फीमेल्स में 90 सेंटीमीटर माना जाता है। अगर इसके ऊपर है मतलब आप ओवरवेट हैं। या फिर एक सिंपल है, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, BMI, मेटाबॉलिक इंडेक्स है। ये ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं, सिर्फ वेट और हाइट आपको करनी है और उसका एक रेशियो अपने आप आपको कैलकुलेटर ऑनलाइन गूगल पे करेंगे आपको पता चल जाएगा। वेस्टर्न लिटरेचर में बोलते हैं कि 25 के ऊपर अगर वो आंकड़ा है तो आप ओबीस है। इंडिया में अगर 23 के ऊपर वो आंकड़ा है तो आप ओबीस है। तो ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप ये खुद ही अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आपको वजन कम करने की जरूरत है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं अरे मैं तो एकदम फिट हूँ, मुझे तो कोई है नहीं प्रॉब्लम, बट वो ये नहीं देखते कि ये सब जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही उनकी बीमारी का अल्टीमेटली कारण बनेंगी। अगली चीज है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का कैसा है कि एक्सरसाइज, एरोबिक एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। एरोबिक एक्टिविटी क्या होती है? एरोबिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें आपकी सांस लेने लेने का नंबर बढ़े, जिसमें आपको ज्यादा सांस लेनी पड़ रही है और आपकी हार्ट रेट बढ़े। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, हम उसको एरोबिक एक्टिविटी बोल रहे हैं। एंड दैट कुड बी एनीथिंग। दैट कुड बी कि आप जो अपने घर में काम कर रहे हैं, जो आप घर का जो आप नॉर्मल काम कर रहे हैं वो भी हो सकता है। इट कुड बी अनदर थिंग कुड बी कि आप जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, या कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी ले लें। गाइडलाइंस बोलती हैं 150 मिनट ऑफ एक्टिविटीज इन अ वीक। अब आप सोचिए 150 मिनट ऑफ एक्टिविटी इन अ वीक आपको एटलीस्ट 7 to 8 मिलीमीटर मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर का ड्रॉप दिला सकती हैं। और 150 मिनट्स क्या होता है? आपको सिर्फ हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट्स करना है, और जरूरी ये भी नहीं है कि आपको एक बार में 30 मिनट करने हैं, आप 10-10 मिनट के अंतराल में करें। आप 3 दिन में 3 बार डिवाइड कर लें, 10-10 मिनट वॉक करिए, जॉग करिए, साइकिल करिए, जो आपको मन है वो करिए। लेकिन 150 मिनट मतलब अराउंड 2.5 घंटा आपको एक हफ्ते में सिर्फ 2.5 घंटा अपने लिए निकालना है। तो ये एक बात है। अब जो दूसरी चीज है वो है स्मोकिंग। इंडिया में स्मोकर्स, यंग लोग भी ज्यादा स्मोकिंग करने लगे हैं, बीड़ी एंड एनी फॉर्म ऑफ टोबैको कंजम्पशन। इट कुड बी आपका जो तंबाकू गुटखा लोग खाते हैं, इट कुड बी ई सिगरेट्स भी करते हैं लोग। आजकल सिगरेट और बीड़ी, ये सब। तो ये अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आप 10 टाइम्स ज्यादा रिस्क में हैं किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने के। आजकल तो काफी चीजें हैं, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं, गम्स हैं, लॉजेंजेस हैं, आप ड्रग्स भी आ चुके हैं।
ब्यूप्रोपियोन और ऐसे, जो आपको उस सेंटर को, जो आपके ब्रेन का वो जो सेंटर है जिसको निकोटीन की क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से आप ये कंज्यूम करते हैं, उसको सप्रेस करता है वो। तो देयर आर लॉट ऑफ थेरेपीज व्हिच कैन हेल्प यू देयर, बिकॉज ऑब्वियसली विड्रॉल होगा अगर आपको किसी, आप में से कोई भी ये चीज करते हैं और किसी को इस चीज की आदत है तो। अगली चीज है अल्कोहल। अल्कोहल से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बिंज ड्रिंकिंग, जो लोग बोलते हैं कि हम तो कभी कभी पीते हैं, लेकिन जब कभी कभी होते हैं तब बहुत ज्यादा पी लेते हैं, तो एक वो प्रॉब्लम है कि उससे एकदम सडन ब्लड प्रेशर राइज होता है, बॉडी वेट भी बढ़ता है, ओबेसिटी भी होती है उससे। तो रिकमेंडेशन ये है कि मेल्स दिन में एट द मैक्स 2 ड्रिंक ले सकते हैं, फीमेल्स एट द मैक्स 1 ड्रिंक ले सकती हैं, बट ये रिकमेंडेशन इंडिया में लागू नहीं होती है, क्योंकि हम लोग वैसे भी ज्यादा प्रोन है ये सब चीजों, रिस्क फैक्टर्स हमारे पे वैसे ही ज्यादा हैं, तो ये से हम अपने ऊपर ना लागू करें, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ही ठीक रहने दें। और लास्ट जो चीज है जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, उसमें आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट इन योगा। करंट पैंडेमिक में इट इज 95% लोग आई थिंक वुड बी ऑन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ। इट कुड बी फाइनेंशियल, फैमिली, पर्सनल, इंटरपर्सनल, सोसाइटल, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रेस इतना अंडररेटेड रिस्क फैक्टर है किसी भी चीज के लिए, बिकॉज इतना मेटाबॉलिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, इतने अंदर केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं आपके बॉडी को की एक हार्मनी को बना के रखने के लिए, वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है तो आपकी ये स्ट्रेसफुल हार्मोन्स भी बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ पुश करता है। तो स्ट्रेस अवॉइड करना इज लाइक इम्पॉसिबल इन टुडेस टाइम, बिकॉज आपको कोई ना कोई स्ट्रेस होगा लाइफ में। सो आप उसको फाइट कैसे कर सकते हो? सो एक्सरसाइज इज वन वेरी गुड थिंग। आप अपने आप को एंगेज करें कुछ ऐसी एक्टिविटी में जो आपको एक सेंस ऑफ वेलबीइंग देता है, जो आपको एक अच्छी आपके बारे में, खुद के बारे में अच्छा सोचने पे मजबूर करता है। योगा बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्प करता है, मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो इन शॉर्ट, अगर हाइपरटेंशन के लिए मैं बोलूं तो एक मूल मंत्र है, ईट लेस, ईट राइट, ईट इन टाइम, वॉक मोर, स्लीप वेल एंड ऑलवेज स्माइल। अगर आप इतनी चीजों को फॉलो करते हैं तो मोर और लेस आई थिंक यू वुड डू गुड फॉर योरसेल्फ। जो दूसरी चीज के बारे में मुझे जो बोला गया था बात करने के लिए, मैंने हाइपरटेंशन पे जो मुझे लगा कि जो जरूरी जानकारी है वो मैंने आपको बताई है। जो दूसरी चीज के लिए मुझे बोला गया था वो था कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कॉरोनरी हार्ट डिजीज जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? कॉरोनरी इज बेसिकली द ब्लड वेसल ऑफ द हार्ट। जो आपके हार्ट में, जो आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपको हार्ट को एक इमेजिन करना है कि हार्ट एक आपके घर में लगा हुआ इलेक्ट्रिकल पंप है पानी का। अब वो क्या, उसका क्या काम है कि पानी देना, आपके नलों से वो पानी आता है। वो कैसे चलता है? वो बिजली के थ्रू चलता है। ऐसे ही हार्ट है, हार्ट का काम है ब्लड जो है वो पूरे बॉडी को देना। पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, सारे हाथ, ऑर्गन्स, हाथ पैर सब यूज करते हैं, ऑक्सीजन उससे खींच लेते हैं, ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाता है, खराब ब्लड ब्लू ब्लड हो जाता है, वो जाता है हमारे दाहिने तरफ के खाने में, और वहां से वो लंग में जाता है, और लंग से वो प्योरीफाई होके फिर से बाएं तरफ के हार्ट में जाता है। इसलिए हम हार्ट को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन हार्ट है हमारा, जो ह्यूमन हार्ट है। तो ये करने के लिए हार्ट को खुद को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए। तो वो जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट की धमनियां हैं, उसको हम कॉरोनरीज बोलते हैं। तो अगर इन कॉरोनरीज में कुछ अगर इन कॉरोनरीज की कुछ दिक्कत आ जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। तो जैसे ब्लड प्रेशर में था, इसके भी सारे रिस्क फैक्टर सेम हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सब सेम चीजें यहाँ पर भी लागू होती हैं। आपको इन सब चीजों से बचना है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मतलब मैं आपको इस तरह मेरे को आपका ध्यान लेके जाना था कि अगर आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले यशपाल शर्मा नाम के क्रिकेटर, जो 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया को, जिन्होंने वर्ल्ड कप विनिंग टीम में थे, उनका सडन कार्डियक डेथ, उनको कार्डियक अरेस्ट आया था। ऐसे ही एक हमारी फेमस एक्ट्रेस है मंदिरा बेदी, उनके हस्बैंड का भी कुछ दिन पहले इसी तरह से देहांत हुआ, उनको भी कार्डियक अरेस्ट आया। ये तो चलिए फिर भी आप बोल सकते हैं यशपाल शर्मा जी के उसमें कि उनकी एज थोड़ी सी, मतलब एज एक रिस्क, ठीक है, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो यशपाल शर्मा जी के उसमें तो एज तो था। उससे थोड़ा पीछे जाएं और आपको, अगर आप ये याद करें कि पिछले आईपीएल के समय सौरव गांगुली जो हमारे देश के कप्तान रहे हैं, एथलीट रहे हैं, जिन्होंने इतने साल देश, इतने क्रिकेट खेली है, जो काफी एक स्पोर्ट है जो काफी आपको एंगेज करता है आपकी बॉडी को।
उन जैसे फिट इंसान को अगर हार्ट डिजीज हो सकती है, तो आप कितने भी एक्टिव हो, आपकी वो उतनी एक्टिविटी तो नहीं है लाइफ में, कि अगर आप एथलीट नहीं है तो उतनी एक्टिविटी तो आप नहीं मेंटेन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनको ये हुआ। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बेसिकली इवैल्यूएशन के लिए जाना है आफ्टर द एज ऑफ 21। हर किसी को लाइफ में एटलीस्ट 21 के बाद एक बार ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस टेस्ट, ब्लड टेस्ट ये कराना अनिवार्य है, क्योंकि एक बेसलाइन हमें रिकॉर्ड पता होना चाहिए। अभी इसी तरह से देखिए, हार्ट के साथ बात यह है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी एक यूरो वर्ल्ड कप मैच हो रहा था, उसमें एक डेनमार्क का एक प्लेयर फुटबॉल खेलते समय अरेस्ट आ गया उसको, और जिनको ग्राउंड पे ही सीपीआर दिया गया और बाद में उनको एक आईसीडी नाम का एक डिवाइस इम्प्लांट किया गया। सो ये उस व्यक्ति के साथ जो इतना ज्यादा उनका इंटरोगेशन होता है, उनकी फुटबॉल टीमों के साथ कार्डियोलॉजिस्ट हर समय जुड़े रहते हैं, उनका पूरा डेटा रहता है। वो सब होने के बाद मतलब आप ह्यूमन लाइफ में आप जितना आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा किसी हॉस्पिटल में, उतना उनके ऊपर एक सीजन के पहले होता है। इतना थॉरली इन्वेस्टिगेट होते हैं, उनका हर ऑर्गन, हर चेम्बर उनका देखा जाता है, जितनी इमेजिंग मोडालिटीज है सब उन पे यूज की जाती है, बिकॉज इट इज अ हाई स्टेक स्पोर्ट। तो अगर उसमें नहीं डायग्नोज हो पाया तो आप ये ना सोचें कि जब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको। तो आपको समय समय पे डॉक्टर के पास जाके कुछ टेस्ट कराना जरूरी है। तो मेन मेरा बात पॉइंट ये था कि क्यों जरूरी है आपको वहाँ एक किसी अपने फिजिशियन या जीपी या कार्डियोलॉजिस्ट या किसी के पास भी जाके रूटीन इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट कराना। तो वो आपको टेस्ट करके बता देंगे कि क्या जरूरी है। अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। तो मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर किया है, मैं आपको 5-10 मिनट के बाद दिखाता हूँ। वो बेसिकली मुझे आपको इस बारे में थोड़ा सा जानकारी देनी थी कि अगर आपको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है तो आपको सिम्टम क्या होंगे। तो सबसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन होगा आपको। चेस्ट में प्रेशर हो सकता है, हेवीनेस हो सकता है। होता क्या है कि एक धारणा बन चुकी है कि अगर सीने में दर्द हुआ तभी वो हार्ट अटैक है, वरना वो हार्ट अटैक नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है। इट कुड बी अ पेन, इट कुड बी अ प्रेशर, इट कुड बी हेवीनेस, इट कुड बी बर्निंग सेंसेशन, और जरूरी नहीं है। नॉर्मली ये रेट्रोस्टर्नल एरिया है, जो हमारे छाती के बीच की जो बोन होती है स्टर्नम, उसके नीचे पेन होना शुरू होता है 80% टाइम्स। और यहां से वो पेन जाते जाते नाउ इट कैन कहीं पर भी रेडिएट हो सकता है। और कहाँ रेडिएट होता है कॉमनली? आपके बाएं कंधे पे, बाएं कंधे से आपके हाथ के अंदर की तरफ, ये अनर बॉर्डर पे, आपके शोल्डर पे, दोनों दोनों हाथों पे, ठीक है, और जबड़े पे। तो ये पेन यहाँ कहीं भी जा सकता है। तो अगर कभी भी किसी को भी इस प्रकार से, जरूरी नहीं है कि आप कभी किसी के साथ हो या कोई आपको बोले कि मुझे थोड़ा सा यहाँ से दर्द होते हैं, यहाँ जबड़े पे जा रहा है या कंधों पे दर्द हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मसल पेन है। और खासकर डायबिटिक्स, एल्डरली और फीमेल्स में बहुत एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो सकता है। उनको तो हो सकता है कि चेस्ट पेन हो भी ना, हो सकता है उनको बैक पेन हो रहा हो, उल्टी हो रही हो, उल्टी जैसा लग रहा हो, तो ये भी हो सकता है। तो जो कार्डिनल सिम्टम है हार्ट के वो 4 हैं। एक है चेस्ट पेन, एक है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में तकलीफ, एक है थकावट लगना, और चौथा है चक्कर आना। इसमें से अगर छाती में दर्द और अगर दम लगने की समस्या है किसी को, तो आपको तुरंत ही अस्पताल जाना जरूरी है। How can one relate COVID-19 and with this its a severity and all? I mean, blood pressure relations, and does it affect your COVID problems also? So COVID is actually a vascular disease. लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोविड लंग की डिजीज है। कोविड एक्चुअली ब्लड वेसल की डिजीज है। होता यह है इसमें कि इसमें ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कई बार उसमें जो हमारी लंग से जो जुड़ी हुई वेसल है, पल्मोनरी वेसल्स, उसमें भी ब्लड के थक्के देखे गए हैं। और वो लंग पे भी जाके बेसिकली वो जो छोटी छोटी वेसल्स हैं उसमें वो क्लॉटिंग करता है। तो एक तो है कि वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो हमें हमारी भाषा में बोलते हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि कोविड में बहुत बार ब्लड थिनर्स यूज होते हैं, या इंजेक्टेबल या ओरल, तो वो ब्लड थिनर्स का रोल बहुत है। दूसरी बात, कोविड के साथ ये भी देखा गया है कि कोविड अलग अलग तरीके से हार्ट को अफेक्ट करता है। हार्ट की मसल का इन्फ्लेमेशन, जैसे अगर आपके जोड़ों को इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, ऐसे ही जब हार्ट की मसल का इन्फ्लेमेशन होता है हम उसको मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो मायोकार्डाइटिस
कॉरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब ब्लड, क्योंकि स्ट्रेस है, देखिए कोविड है, एक इन्फेक्शन है, आपके हार्ट, आपके बॉडी भी अंडर एक सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस के चलते ये सब चीजें मतलब पोटेंशिएट हो जाती हैं। दूसरी बात ये है कि हार्ट फेलियर, अगर किसी का हार्ट वैसे ही वीक है तो इन्फेक्शन होने के कारण वो हार्ट फेलियर में भी पुश हो सकता है। कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिसमें ऐसा पता चला है कि वैक्सीन लगने के बाद, क्योंकि वो प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट होती है, तो कई बार हमने हमारे हॉस्पिटल में भी ये चीज देखी हुई है कि वैक्सीन लगने के कुछ ही घंटों के अंतराल में लोग आए हैं जो पहले पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन सडन ऑक्लूजन हो गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन नहीं लगानी है, वो उनका दुर्भाग्य है कि कुछ प्रतिशत लोगों को वो रिस्क फैक्टर है और उनको वो आप जज नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली कोविड और हार्ट का बहुत गहरा संबंध है, काफी चीजें कोविड से काफी आपके हार्ट को अफेक्ट हो सकता है, इसलिए अगर रिकवर हो गए हैं तो मेरी यही राय रहेगी कि फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके आप एक बार जरूर फिर से अपना चेकअप करवाएं कि आपका ब्लड प्रेशर और बाकी का ईसीजी और सब ठीक है कि नहीं। Okay. How does my family history affect the heart health? सो फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक इतिहास जो है कि मेरे पेरेंट्स को है, मान लो, या मदर को है, वो मेरी हार्ट हेल्थ को कैसे अफेक्ट करेगा? देखिए दो मायने हैं इसमें। फैमिली हिस्ट्री अगर रहती है तो काफी सारी हार्ट की ऐसी कंडीशंस हैं जो पारिवारिक रहती हैं। हार्ट की मसल की जो समस्या है उसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, तो ऐसी काफी कार्डियोमायोपैथीज है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जो मतलब आंशिक रहती है, परिवार में रहती हैं। तो इसीलिए इसीलिए अगर आपके परिवार में किसी को सडन कार्डियक डेथ की, किसी की आकस्मिक मृत्यु हुई है जिसके बारे में कभी पता नहीं चल पाया, तो आपको जरूर ये जानकारी आपके डॉक्टर को देनी चाहिए, क्योंकि फिर वैसी जांच करना जरूरी है, ईसीजी और एको करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये तो थी जो कार्डियोमायोपैथी की बात। जो दूसरी है, जो हम कॉरोनरी आर्टरी के डिजीज के संबंध में बोलते हैं, प्री मैच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जो होती है, जो यंग एज में जिनको, अगर आपके फैमिली में किसी को, और यंग एज का क्या मतलब है कि मेल्स में 55 साल के नीचे किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम हुई और फीमेल में 65 साल के नीचे अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो हम इसको बोलते हैं कि देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ, वो सिग्निफिकेंट है। ये जरूरी नहीं है कि अब आप बोलें कि 75 साल में किसी को कुछ हुआ तो वो दैट इज इनसिग्निफिकेंट। 55 इन मेल्स एंड 65 इन फीमेल इज द इंपॉर्टेंट नंबर। अगर इस एज ग्रुप में किसी को आपके हार्ट फैमिली में प्रॉब्लम है, देन यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री और आपको फिर इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। ये नहीं समझ पाया था कि चाय कॉफी, जो आपने कहा था ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी है। जी जी जी। तो देखिए सर, ये इट इज नॉट बैक्ड बाय बहुत ज्यादा डेटा। जो थोड़ा बहुत साइंटिफिक रिसर्च है वो बोलते हैं कि कॉफी और अल्कोहल और इन सब से, कॉफी भी बोलते हैं कि इट इज समवट कभी कभी एज अ ब्लड थिनर भी वो काम करता है। उसके अलावा स्टिमुलेट करता है कुछ ऐसे आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स को स्टिमुलेट करता है जिसके वजह से शायद आर्टरी की डिस्टेंसिबिलिटी और आपकी ब्लड वेसल्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलता हो। लेकिन मतलब ये कोई बहुत ज्यादा इसके पीछे कोई एक बहुत बैक डेटा नहीं है। इट इज जस्ट के रिकमेंड करते हैं कि अगर आप चाहें तो टी, ग्रीन टी और कॉफी से आपको फायदा हो सकता है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि कॉफी पीने से, कॉफी एक्चुअली अगर किसी को ज्यादा हार्ट धड़कन तेज होने की अगर किसी को तकलीफ है या किसी को बार बार धड़कन महसूस होती है, तो उसमें हम लोग कॉफी अवॉइड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो इट इज अ वेरी सॉफ्ट पॉइंट। मैंने बोला कि डाइट में आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको फायदा हो उससे। तो आप उस पॉइंट के पीछे ज्यादा ना जाएं। वो कॉफी और टी अगर आप करते हैं नॉर्मल उसमें तो अच्छी बात है, शक्कर के बिना आप कंज्यूम करते रहिए। कुछ बहुत ज्यादा साइंटिफिक उसके पीछे डेटा नहीं है कि क्यों उससे बेहतर होता है, और कुछ बहुत ज्यादा लाभ होना ऐसा भी जरूरी नहीं है। छोटा मोटा अगर उससे कुछ फायदा होता है तो दैट इज व्हाई दे इंक्लूड के वो डाइट का एक पार्ट बना सकते हैं आप उसमें। सभी को नमस्कार। नमस्कार। जी, मैं डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहूंगा। आमतौर पे आप जब ब्लड प्रेशर किसी उम्र में आना शुरू होता है किसी व्यक्ति के लिए, जैसे मुझे 2016 से शुरू हुआ जी, तो फिर आप ये प्रेफर करते हैं कि आप एक गोली रोज लेंगे? जैसे मुझे जो मैं लेता हूँ जो गोली है वो आपकी एम्लोडिपाइन और नेबिवोलॉल हाइड्रोक्लोराइड, हाँ 5 mg ये लेता हूँ नियमित। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैंने कई बार डॉक्टर साहब से कहा कि मैं क्यों लूं, तो बोले इट इज एसेंशियल ड्रग, एसेंशियल ब्लड प्रेशर, तो इसकी कोई रेमेडी तो होनी चाहिए। इसकी कोई रेमेडी जी, इसका ये हटने का क्या दवाई बन तो होनी चाहिए कभी ना कभी किसी प्रकार से। देखिए, बात ऐसी है कि ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। जो आपके डॉक्टर साहब बोल रहे हैं एसेंशियल ब्लड प्रेशर, एसेंशियल का
अर्थ ये है कि जिसका कोई कारण ना हो। 80% लोगों में ब्लड का प्रेशर बढ़ने का कोई कारण नहीं होता है। जो 20% लोग हैं उसमें उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। वो कुछ कंडीशन है बॉडी की, आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण पता रहता है। जो वो 20% कंडीशन है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की, वो ट्रीटेबल कॉजेज है। आप उसका पता करके आप उसको ट्रीट कर सकते। एसेंशियल ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि अगर कोई रिस्क आपके लाइफ में कोई ऐसे चीजें हैं जो आप कर रहे हैं कि डाइट नहीं है या फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या जो भी नहीं है, तो आप उसको रेक्टिफाई करिए, साथ में दवाई लेते रहिए। और ब्लड प्रेशर की अगर रीडिंग नीचे की तरफ जाने लगे, अगर आप बताएं, अगर आप दवाई खा रहे हैं नेबिवोलॉल और एम्लोडेपेन, आप 2 दवाइयों पे हैं, और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और अगर उनको ब्लड प्रेशर आपका 130 मिल रहा है, तो अगर वो बंद कर देंगे तो ये तो आपका 130 दवाई की वजह से कंट्रोल है ना। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर यही आपका 110, 190 ऐसा रहने लगे, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका ब्लड प्रेशर 120 के ऊपर है और आप दवाई खा रहे हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत है और वो आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। और एसेंशियल ब्लड प्रेशर का कोई इलाज नहीं है, वो लाइलाज है और उसका कोई कारण भी नहीं पता है किसी को। सिर्फ सेकेंडरी ब्लड प्रेशर जो 8-10 कारण है उसके, सिर्फ उन्हीं का आप कंप्लीट इलाज कर सकते हैं। प्राइमरी ब्लड प्रेशर जो 80% जो इतनी कॉमन है, तो वो तो दवाई लेनी जरूरी है सर। हाँ, अगर आप लाइफ हो, कई लोगों को ये भी होता है कि बाद में ब्लड प्रेशर एज के चलते ड्रॉप भी हो गया, दवाइयां बंद भी हो गई, बट वो आपके डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग के ऊपर ही डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे डिसाइड करना मुश्किल है। जी भाविक सर, मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पापा जी को बीपी का प्रॉब्लम है सर, जी एंड वो पहले सर मॉर्निंग पे बीपी का टेबलेट लेते थे, बट उनको किसी ने बोल दिया कि जो पैरालिसिस अटैक होता है वो मॉर्निंग पे ज्यादा आता है, तो आप नाइट में दवाई लीजिए। तो आफ्टर डिनर सर आजकल वो दवाई लेते हैं। तो सर आप मुझे बताइए सर कि कौन सा समय बेस्ट होता है सर बीपी का टेबलेट लेने के लिए? वो देखिए, बेसिकली होता ये है ब्लड प्रेशर में कि रात के समय दिन के मुताबिक ब्लड प्रेशर 10% नीचे रहता है, उसको हम लोग डिपिंग बोलते हैं। तो रात के समय बीपी वैसे भी कम रहता है, तो आइडियली दिन में दवाई लेना ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये जब तक 24 आवर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग नहीं की जाए तब तक ये कहना मुश्किल है कि उनको कौन से समय पे, क्योंकि अगर 24 घंटे मेरे ऊपर मशीन है और 24 घंटे का मेरे पास डेटा है, तो ही मुझे पता होगा कि इस समय पे ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर है और इस समय के लिए मेरे इट इज एडवांटेजेस फॉर मी। आप जो कंडीशन बता रहे हैं उसमें नॉर्मल लोगों में नाइट टाइम ब्लड प्रेशर डे टाइम से 10% कम रहता है। अगर वो उल्टा हो जाए, अगर रिवर्स डेपर हो जाए, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। तो मेरा तो यही आपको मतलब एडवाइस रहेगा कि अगर रात में भी ले रहे हैं और अगर उनका ब्लड प्रेशर आपको दिन में कंट्रोल दिख रहा है, तो उसको कुछ छेड़छाड़ ना करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन है, तो आप उसको मॉर्निंग पे कर दें। एक क्लास ऑफ ड्रग है रेनिन एंजियोटेंसिन ब्लॉकर्स, अगर वो टेलमिसार्टन या फिर इनालाप्रिल और ऐसी कोई दवाइयां ले रहे हैं, तो रिसर्च बोलती है कि रात समय लेना ज्यादा बेटर है। अदरवाइज नॉर्मल एंटी हाइपरटेंसिव्स मॉर्निंग में लेना ऑलवेज इज बेनिफिशियल। कंप्लायंस भी बेटर रहता है और पूरा डे टाइम जो ब्लड प्रेशर का वेरिएशन रहता है वो भी कंट्रोल में रहता है। सो आई नॉर्मली इन माय पेशेंट्स आई प्रेफर टू गिव इट इन द मॉर्निंग, ओनली इन सेलेक्ट कंडीशंस आई गिव देम इन द नाइट टाइम। क्या मेरे गलत व्यायाम की आदतें मेरे दिल के लक्षण पैदा करती हैं? देखिए, गलत व्यायाम तो देखिए अच्छा होता है, बट बात यह है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम ये हो जा रही है, आप व्यायाम नहीं करते और आपने देखा किसी को और आपने एक दिन मन बना लिया कि चलो अब मैं भी व्यायाम करूंगा, और पहले दिन आपने जाके उठा लिए वजन और आप भाग गए 10 किलोमीटर, तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो कोई भी चीज ग्रेजुअली करनी जरूरी है। आप धीरे धीरे शुरू करें। हेलो, मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या डायबिटिक लोगों का हार्ट जो है ना कंपैरेटिवली वीक होता है दूसरे लोगों से, या ये किसी चीजों पे डिपेंड करता है? थैंक यू। देखिए, सीधा सीधा ये कह देना कि डायबिटिक लोगों का हार्ट दूसरों से वीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डायबिटिक लोगों को रिस्क ज्यादा है उनके हार्ट पे असर होने की, क्योंकि डायबिटिक एक ऐसी मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसकी वजह से ऑलरेडी ब्लड वेसल्स में और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो डायबिटिक लोगों में, जैसे अगर नॉर्मल लोगों में 140/90 के नीचे हम ब्लड प्रेशर रखने की बात करते हैं, डायबिटिक्स में नॉर्मली ये वैल्यू 130 to 80 के नीचे चली जाती है। तो डायबिटिक्स एट रिस्क ज्यादा है हार्ट डिजीज के, बट
ये नहीं है कि आपको डायबिटीज है तो आपका हार्ट वीक है, ये बिल्कुल भी गलत बात है, ये सही नहीं है, लेकिन रिस्क ज्यादा रहता है तो ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा, ये जरूरी है। शुगर का और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना डायबिटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग सर। मैं मनीष सोनी कटनी से बोल रहा हूँ। जी सर। पिछले 3 से 4 साल हुआ मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। जी सर। और अभी मैंने कल फिर डॉक्टर को चेक कराया तो बीपी मेरा कंट्रोल हो गया 122/90। ओके, बाय 90? जी जी। 90 तो कंट्रोल नहीं है सर। हाँ मतलब, लेकिन पहले 135/40 रहता था। ओके ओके। तो उससे कंट्रोल हुआ है। तो उन्होंने मेरी दवाई चेंज की है और जो एच देते थे वो उससे वो नॉर्मल आ गए 40 पर। जी जी, तो ये काफी लोग या इट इज गुड साइन। या इट इज अ गुड साइन। देखिए वो जो H है वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है। वो अगर किसी का एकदम एक्यूट, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उनको कॉम्बिनेशन ड्रग्स प्रेफर करते हैं। तो वो जो H है वो इनिशियल समय पे थोड़ा ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करता है और थोड़ा आपका यूरिनेशन भी बढ़ाता है। वंस ब्लड प्रेशर अगर किसी को दिख रहा है कि लोअर ट्रेंड में जा रहा है, कंट्रोल के स्टेट में जा रहा है, तो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड निकाल दिया जाता है एंड इट इज अ गुड साइन। सो आप सही दिशा पे हैं, सो आप निश्चिंत रहिए। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये हार्ट के वेसल के अंदर इस प्रकार से जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो जम के वहां पर प्लाक डेवलप करता है। और इस तरह से आपका यहाँ पर ये जो व्हाइट है ये प्लेटलेट है और ये रेड है ये जो ब्लड वेसल है। तो इस तरह से ये पूरी ब्लॉकेज होती है, तो ये प्रॉब्लम होती है हार्ट अटैक में। इस प्रकार से आपका ब्लॉकेज होना शुरू होता है। और एंजियोग्राफी क्या विधि है और एंजियोप्लास्टी क्या विधि है कि इसमें हम आपके पैर के थ्रू ये एक कैथेटर डालते हैं जो आपके हार्ट तक जाता है, ये आपके हार्ट में गया, और फिर जो ये आपकी लाल कलर की जो ब्लड वेसल है हम उसको हुक करते हैं और उसमें डाई के थ्रू ऐसे ही आपकी आर्टरीज को चेक करते हैं। तो अभी ये इस वीडियो में जैसे ये लेफ्ट साइड की आर्टरीज है ये नॉर्मल दिख रही हैं, अब ये राइट साइड को हुक करेंगे और राइट साइड की आर्टरी जाएगी। जो रेड डॉट है, जो रेड गोला है, वहां पर ब्लॉकेज है। तो बेसिकली वो ब्लॉकेज इसी कैथेटर के थ्रू, ये जो ब्लैक कलर का जो एक ट्यूब दिख रही है इसी के थ्रू फिर हम लोग उसमें बलून से उसको डायलेट करके उसको खोल देते हैं। ये देखिए जो ये येलो एरिया है यहाँ पर ब्लॉकेज है, फिर यहाँ पर हमने वायर डाली और ये स्टेंट है, इसके नीचे बलून है, बलून से इसको हमने फुलाया तो ये जो ब्लॉकेज हुआ था ये खुल जाता है इस प्रकार से। और फिर उस बलून को निकाल लेते हैं और ये स्टेंट आपकी ब्लड वेसल का पार्ट बन के रह जाता है। सो यही मेरे को आपको दिखाना था बेसिकली कि कैसे अगर जिनको अगर हार्ट अटैक है तो उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। तो अगर जल्दी से मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो येलो है ये कचरा है, जो कोलेस्ट्रॉल है या जो भी कैल्शियम है, और ये बीच में उसके वेसल है। फिर ये बलून से इसको खोला है, ये खुल गया और इसके बाद उसमें स्टेंट डाल दिया। सो जस्ट एक बार समझने के लिए मैंने ये वीडियो इसमें ऐड किया था। सो आई एम डन विद इट। थैंक यू।